विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है राजकीय महाविद्यालय चौमेला के YouTube चैनल पर। मैं विवेक शर्मा, सहायक आचार्य समाजशास्त्र, आज आपको दुर्खिम की सामाजिक एकता की अवधारणा पढ़ाऊंगा। शुरू करते हैं। सामाजिक एकता की अवधारणा। सामाजिक एकता की अवधारणा समाजशास्त्रीय साहित्य में दुर्खिम का एक अनुपम योगदान है। दुर्खिम के अनुसार समूह का विकास उसकी एकता या सुदृढ़ता में निहित है। यह एकता सर्वोच्च शक्ति है तथा शक्ति इसी एकता का अंग है। समाज में विभिन्न व्यक्तियों द्वारा समान रूप से विचार करने एवं व्यवहार करने से ही सामाजिक एकता प्रकट होती है। व्यक्तियों एवं समाज में पाई जाने वाली समानता एवं विभिन्नता दोनों ही समाज में एकता उत्पन्न करती है। दुर्खिम के अनुसार सामाजिक एकता एक नैतिक घटना है। यह आदर्शों में निहित है। यह कोई मूर्त वस्तु नहीं है, वरन समाज के सदस्यों की मानसिक स्थिति में निवास करती है। यह सामूहिक चेतना की अभिव्यक्ति है। समाज के लोगों में जितनी अधिक लगाव एवं निकटता की भावना होगी, समाज में उतनी ही मात्रा में एकता पाई जाएगी। दुर्खिम कहता है कि सामाजिक एकता की स्थिति एवं स्वरूप में जनसंख्या के आकार और संविभाजन के स्वरूप के आधार में परिवर्तन होते हैं। इसी आधार पर समाज में दो प्रकार की एकता के रूप में जन्म लेते हैं, यांत्रिक एकता एवं सावयवी एकता। चलिए तो हम इन दोनों प्रकार की एकताओं पर विचार करते हैं। सबसे पहले हम यांत्रिक एकता पर विचार करेंगे। सरल, आदिम और प्राचीन समाजों में यांत्रिक एकता पाई जाती है। समूह के सदस्यों में पाई जाने वाली समानता इस एकता का आधार है। इन समाजों में लोगों की परिस्थिति एवं भूमिका में, विचारों, विश्वासों एवं जीवन शैलियों में, मानसिक, सामाजिक और नैतिकता में समानता पाई जाती है। सरल, आदिम एवं प्राचीन समाजों का आकार बहुत ही छोटा होता है। लोगों की आवश्यकताएं सीमित तथा लगभग समान होती हैं। उन पर परंपरा, जनमत और धर्म का नियंत्रण और दबाव होता है और आंख मूंद कर लोग इसका पालन करते हैं और अपने कर्तव्यों का निर्वाह करते हैं। व्यक्ति का व्यक्तित्व समूह के व्यक्तित्व में घुल मिल जाता है। वह समूह के साथ यंत्रवत सोचता है, कार्य करता है, आज्ञाओं का पालन करता है। इस प्रकार के आचरण से स्थापित एकता को इसी कारण यांत्रिक कहा जाता है। दुर्खिम ने दमनकारी कानून और यांत्रिक एकता को परस्पर संबंधित बताया है। चलिए हम यांत्रिक समाज की विशेषताओं पर चर्चा करते हैं। अविभेदीकृत या भेदभाव रहित समाज। यांत्रिक एकता के अंतर्गत आदिम और ग्रामीण समाज आते हैं। इन समाजों में आयु, लिंग एवं आनुवंशिकता के आधार पर गैर बराबरी तो पाई जाती है, किंतु आर्थिक विषमता का भयंकर रूप नहीं पाया जाता। इन समाजों में भूमि व्यक्तिगत नहीं होती, वरन संपूर्ण गांव की सामूहिक संपत्ति होती है। गांव या कबीले का मुखिया आनुवंशिकता के आधार पर दूसरों से ऊंचा होता है। निर्णय पंचायत के द्वारा लिए जाते हैं। ऐसे समाजों में मानसिक, सामाजिक और नैतिक सभी क्षेत्रों में एक रूपता पाई जाती है। व्यक्ति का द्वितीयक स्थान। यांत्रिक एकता वाले समाजों में व्यक्ति के स्थान पर समाज को उच्च स्थान दिया जाता है। वहाँ समाज मुख्य एवं व्यक्ति गौण होते हैं। व्यक्ति की व्यक्तित्व समाज में घुल मिल जाता है। सामूहिक चेतना का प्रभुत्व। यांत्रिक एकता वाले समाजों में सामूहिक चेतना का प्रभुत्व होता है। समाज के विश्वासों और संवेगों में समाज के प्रत्येक सदस्य की भागीदारी होती है। दमनकारी कानून की प्रधानता। यांत्रिक एकता वाले समाज में दमनकारी कानूनों की प्रधानता होती है। दमनकारी कानूनों का उद्देश्य समाज की एकता को बनाए रखना होता है। सामूहिक चेतना को चोट पहुंचाना अपराध माना जाता है और समाज ऐसे व्यक्ति को दंड देता है। दमनकारी कानून का उद्देश्य व्यक्ति के स्थान पर सामूहिक हितों की रक्षा करना होता है। नैतिकता। यांत्रिक एकता वाले समाजों में सामाजिक एकता का आधार नैतिकता होती है। यद्यपि यांत्रिक एवं सावयवी दोनों ही प्रकार के समाजों में नैतिकता के धरातल पर ही समाज खड़े होते हैं, किंतु सावयवी समाजों में नैतिकता कमजोर हो जाती है तथा यांत्रिक समाजों में नैतिकता के आधार पर समाज की अपनी सुदृढ़ एवं नियंत्रण व्यवस्था पाई जाती है। सजातीयता। यांत्रिक समाजों में जनसंख्या कम होती है, अतः हर क्षेत्र में सजातीयता पाई जाती है। ऐसे समाजों में जनमत का अधिक महत्व होता है। जनमत की एकरूपता भी समाज में सुदृढ़ता स्थापित करती है। राजनीतिक जीवन। यांत्रिक समाजों में न्याय, दंड एवं सामाजिक मामले सारे समूह द्वारा सामूहिक रूप से निपटाए जाते हैं। सारा समूह या समुदाय मिलकर ही कानून बनाने, उसे लागू करने एवं कानूनों का उल्लंघन करने वाले को दंड देने का कार्य करता है। समाज का कोई भी मामला व्यक्तिगत न होकर सामूहिक होता है, अतः आम सभा में इसे निपटाया जाता है। आर्थिक संगठन।
यांत्रिक समाज में अर्थव्यवस्था भरण पोषण वाली अर्थव्यवस्था होती है। भोजन, वस्त्र और आवास की पूर्ति इन समाजों में कठिनाई से की हुई होती है। इनमें विशेषीकरण का अभाव पाया जाता है। उत्पादन की प्रक्रिया में परिवार एवं समुदाय के सभी लोग भाग लेते हैं। वर्गों का अभाव पाया जाता है एवं संपत्ति सामूहिक होती है। धार्मिक संगठन, यांत्रिक समाजों में धर्म की प्रधानता होती है। इनमें धर्म का प्रारंभिक स्वरूप टोटमवाद के रूप में पाया जाता है। टोटम की पूजा की जाती है। टोटम ही धार्मिक क्रियाओं का केंद्र होता है। धर्म सामाजिक नियंत्रण का प्रमुख साधन होता है। दमनकारी कानून के आधार पर दुर्खिम ने अपराध व दंड की व्याख्या इस प्रकार से की है। सबसे पहले अपराध। अपराध की व्याख्या दुर्खिम ने दमनकारी कानून के आधार पर की है। दंड अपराध से जुड़ा हुआ है। कोई भी समाज ऐसा नहीं है जिसमें अपराध के लिए दंड दिया जाता हो। सभी समाजों में अपराध सामूहिक चेतना पर चोट पहुंचाना माना जाता है। सामाजिक नैतिकता के विरुद्ध कार्य माना जाता है। इसलिए ही समाज में अपराध के विरुद्ध प्रतिक्रिया होती है। अपराध का निर्धारण दमनकारी कानूनों के द्वारा होता है। दमनकारी कानून समूह की अभिमति होते हैं। इन कानूनों के अनुसार अपराध वे कार्य हैं जिन्हें समूह के सदस्य अनुचित मानते हैं, जो सामूहिक भावना को ठेस पहुंचाते हैं। अपराध सामूहिक भावना पर आघात है। प्रत्येक समूह में कुछ भावनाएं ऐसी होती हैं जो समान रूप से सारे समूह में व्याप्त होती हैं। इनके विरुद्ध कार्य ही अपराध है। दुर्खिम अपराध को परिभाषित करते हुए कहते हैं कि एक कार्य अपराधी है जब वह सामूहिक आत्मा की शक्तिशाली तथा निश्चित अवस्थाओं पर आघात करता है। दंड, जो कार्य समूह के द्वारा दंडनीय है वही अपराध है। अपराध ही दंड की मात्रा और प्रकृति तय करता है। दंड अपराध के प्रति समूह की भावनात्मक प्रतिक्रिया है। सामूहिक भावना के प्रतिकूल आचरण करने पर समूह के प्रत्येक सदस्य के मन में विरोधी प्रतिक्रिया होती है और समूह के सदस्य प्रतिशोध लेना चाहते हैं। प्रतिशोध की भावना का परिणाम ही दंड है। इसलिए दुर्खिम कहते हैं कि दंड का उद्देश्य प्रतिशोध लेना, प्रत्याघात करना है। चूंकि अपराध की प्रकृति सामाजिक है, इसलिए दंड की प्रकृति भी सामाजिक होती है। अब हम सावयवी एकता पर चर्चा करेंगे। यांत्रिक एकता के विपरीत दुर्खिम ने दूसरे प्रकार की एकता को सावयवी एकता कहा है, जो कि आधुनिक, जटिल, विकसित और औद्योगिकृत समाज में पाई जाती है। ऐसे समाजों में प्रतिकारी कानून की प्रधानता पाई जाती है। आदिम समाजों में दमनकारी कानून पाए जाते हैं। ऐसे कानून व्यक्ति को समूह के साथ प्रत्यक्ष रूप से जोड़ते हैं, किंतु आधुनिक समाजों में श्रम विभाजन और विशेषीकरण की प्रधानता होने के कारण भिन्नता अधिक पाई जाती है। ये भिन्नताएं समाज में व्यक्तिगत स्वतंत्रता को बढ़ावा देती हैं तथा सामूहिक चेतना की भावना को कमजोर करती है। यही कारण है कि व्यक्ति समूह से प्रत्यक्ष रूप से जुड़ा हुआ नहीं होता और यहाँ लोगों के पारस्परिक संबंधों को अधिक महत्व दिया जाता है। दुर्खिम ने बताया है कि परिवार, व्यवसाय, सरकार इत्यादि में जो एकता का संगठन पाया जाता है वह इन सबसे संबंधित व्यक्तियों में पाई जाने वाली समानता के कारण नहीं है। एक एकता ठीक उसी प्रकार की होती है जो किसी सावयव के विभिन्न अंगों में पाई जाती है। सावयव के विभिन्न अंग अलग अलग शारीरिक कार्य करते हैं। इनके कार्यों में सहयोग के आधार पर एकता पनपती है, जिसके कारण संपूर्ण सावयव में संतुलन बना रहता है, वह क्रियाशील रहता है। आधुनिक समाजों में श्रम विभाजन के कारण ही सावयवी एकता पाई जाती है और प्रतिकारी कानून इसी एकता को प्रकट करते हैं। चलिए अब हम सावयवी समाज की एकता वाले सावयवी एकता वाले समाजों की विशेषता पर चर्चा करते हैं। विभेदीकरण की जटिल प्रक्रिया। जब यांत्रिक समाज की जनसंख्या के घनत्व तथा नैतिक घनत्व में वृद्धि होती है तो वह सावयवी समाज की ओर अग्रसर होता है। सावयवी समाज की आवश्यकताएं भी बढ़ जाती हैं। जो आवश्यकताएं दिल्ली नगर की हैं वे जयपुर नगर की नहीं हैं। ऐसे समाजों में विशिष्टीकरण भी बढ़ जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप विभेदीकरण बढ़ जाता है। श्रम विभाजन के कारण विभेदीकरण की मात्रा में वृद्धि हो जाती है। समाज में अन्योन्याश्रितता में वृद्धि। सावयवी समाज में श्रम विभाजन एवं विशेषीकरण के कारण कार्य का विभाजन कई इकाइयों में हो जाता है, किंतु ये सभी इकाइयाँ प्रकार्यात्मक रूप से एक दूसरे पर निर्भर होती हैं। कपड़े के कारखाने में धागा बुनने, रंगाई एवं छपाई करने, कपड़ा बुनने एवं कपड़े को पैक करने का कार्य अलग अलग विभागों के द्वारा किया जाता है, किंतु ये सभी एक दूसरे पर आश्रित हैं। इस निर्भरता के कारण इनमें संबद्धता पाई जाती है। विभिन्न व्यवसायों का विकास। सावयवी समाज में सामाजिक विभेदीकरण के फलस्वरूप विभिन्न प्रकार के व्यवसाय जन्म लेते हैं एवं विकसित होते हैं। ऐसे समाज में
जनसंख्या की अधिकता, आवश्यकता की बहुलता एवं विविधता के कारण कई नवीन व्यवसाय जन्म लेते हैं, जिससे कि लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सके। सामूहिक प्रतिनिधान। स्वावलंबी समाज में लोगों के विचारों, संवेगों, अनुबंध एवं रीति रिवाजों की अभिव्यक्ति सामूहिक प्रतिनिधानों में होती है। सामूहिक प्रतिनिधान स्वावलंबी समाज की साझा संस्कृति कही जा सकती है। इसी के द्वारा सामान्य जन का प्रतिनिधित्व होता है। जो स्थान यांत्रिक समाज में सामूहिक चेतना का है, वही स्थान स्वावलंबी समाज में सामूहिक प्रतिनिधानों का होता है। प्रतिकारी कानून। स्वावलंबी समाज में प्रतिकारी कानूनों की प्रधानता होती है, जिसका उद्देश्य दंड देना न होकर नागरिक का सामान्य जीवन में पुनर्स्थापना होता है। आर्थिक संगठन। जहाँ यांत्रिक समाज में भरण पोषण वाली अर्थव्यवस्था पाई जाती है, वहीं स्वावलंबी समाज में बचत वाली अर्थव्यवस्था। इस समाज में व्यक्तिवाद का महत्व बढ़ने के कारण व्यक्तिगत संपत्ति का महत्व भी बढ़ जाता है। बंद के स्थान पर खुली अर्थव्यवस्था का विकास होता है। वंशानुगत व्यवसाय के स्थान पर व्यक्ति अपनी क्षमता एवं योग्यता के अनुसार व्यवसाय का चयन करता है। राजनीतिक व्यवस्था। स्वावलंबी एकता में राजनीतिक कार्यों का विशेषीकरण हो जाता है। राज्य के तीनों अंग यानी कि व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका अलग अलग कार्य करते हैं। शासन वंशानुगत आधार पर न होकर चुनी हुई सरकारों के द्वारा होता है। राजनीतिक व्यवस्था एक औपचारिक स्वरूप ग्रहण कर लेती है। धार्मिक संगठन। स्वावलंबी समाज में धर्म के क्षेत्र का विस्तार हो जाता है। इससे एकेश्वरवाद एवं बहुदेववाद का संक्रमण हो जाता है। ईश्वर का व्यक्तिकरण एवं निजीकरण हो जाता है। धर्म का सार्वभौमिकरण हो जाता है। जनजातीय भक्तिवाद का ह्रास हो जाता है। स्थानीय धार्मिक विश्वासों का स्थान विश्वास तथा अंतर्राष्ट्रीयतावाद ले लेता है। अब हम यांत्रिक एवं स्वावलंबी एकता में अंतर पर चर्चा करेंगे। यांत्रिक एकता व्यक्ति को बिना किसी मध्यस्थ के समाज से सीधे जोड़ देती है, जबकि स्वावलंबी एकता में सदस्यों की पारस्परिक निर्भरता उन्हें समाज से प्रत्यक्ष रूप से जोड़ती है। यांत्रिक एकता समाज में सामूहिक रूप को प्रकट करती है, अर्थात समाज में कुछ ऐसी भावनाएं और विश्वास पाए जाते हैं जिन्हें समाज के सभी सदस्य समान रूप से स्वीकार करते हैं। स्वावलंबी एकता में कार्यों की विभिन्नता में विशेषीकरण पाया जाता है, जो पारस्परिक संबंधों की एक निश्चित व्यवस्था को जन्म देते हैं। यांत्रिक एकता का आधार समाज में व्याप्त समानता है, तो स्वावलंबी एकता का आधार भिन्नता और विशेषता है। यांत्रिक एकता की अभिव्यक्ति दमनकारी कानूनों में होती है, जबकि स्वावलंबी एकता की प्रतिकारी कानूनों में। यांत्रिक एकता सामूहिकता पर बल देती है, तो स्वावलंबी एकता व्यक्तिगतता और व्यक्तिगत स्वतंत्रता और भिन्नता पर। यांत्रिक एकता की शक्ति सामूहिक चेतना में पाई जाती है, जबकि स्वावलंबी एकता की उत्पत्ति कार्यात्मक भिन्नता पर निर्भर करती है। यांत्रिक एकता व्यक्ति और समाज के बीच प्रत्यक्ष एवं सीधा संबंध स्थापित करती है, जबकि स्वावलंबी एकता में व्यक्ति और समाज में सीधा संबंध नहीं वरन अप्रत्यक्ष संबंध होता है। यांत्रिक एकता व्यक्तित्व के विकास में बाधक और उसके प्रतिकूल है, जबकि स्वावलंबी एकता वाले समाजों में प्रत्येक व्यक्ति का अपना कार्यक्षेत्र होता है, जो उसके लिए विशिष्ट है, अर्थात उसका एक व्यक्तित्व होता है। दुर्किम यांत्रिक एकता की तुलना निर्जीव और अचेतन वस्तुओं से करते हैं, जबकि स्वावलंबी एकता की तुलना शरीर से की जाती है। यांत्रिक एकता में जीवन से संबंधित अनेक प्रकार की सामूहिक भावनाओं का प्रश्न पाया जाता है, जबकि जो समूह के जीवन का आधार होती हैं। स्वावलंबी एकता में भावनाओं के स्थान पर नियमों को अधिक महत्व दिया जाता है। तो बच्चों, आज हमने दुर्किम की सामाजिक एकता की अवधारणा, जिसमें यांत्रिक एकता एवं स्वावलंबी एकता पर विस्तार से चर्चा की। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये आपको अच्छे से समझ आई होंगी। मेरा वीडियो अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।